नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले ईपीएफओ से जुड़ी खबर का विश्लेषण होगा। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड के पैसे की निकासी को आसान किया है और समय से पहले ज्यादा निकासी को मंजूरी दी है। इसके बाद महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण होगा। उपभोक्ता महंगाई दर और थोक महंगाई दर के आंकड़ों में सितंबर के दौरान महंगाई में कमी आई है। इसके बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ के पड़ रहे असर पर बात होगी। एक सर्वे में कहा गया है कि टैरिफ की मार से करीब 1/3 टेक्सटाइल कंपनियों की कमाई 50% तक घट गई है। कंपनियों के पास इन्वेंट्री बढ़ रही है। अगली खबर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर है। गोल्ड की कीमतों में आई तेजी की वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार पर देनदारी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत की ट्रांच में तो देनदारी कई गुना हो गई है। इसके बाद चांदी पर बातचीत होगी। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर तो है ही, साथ में स्पॉट मार्केट में इन पर प्रीमियम लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर के मुकाबले स्पॉट में चांदी ज्यादा महंगी बिक रही है। और अंत में नीदरलैंड की तरफ से उठाए गए उस कदम का विश्लेषण होगा जिसमें नीदरलैंड ने उसके यहाँ काम कर रही चीन की कंपनी को कब्जा लिया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि नीदरलैंड ने ऐसा क्यों किया और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। सबसे पहले ईपीएफओ खबर की ओर चलते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों को और आसान कर दिया है। ईपीएफओ की ट्रस्टी बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है कि पीएफ का 75% हिस्सा अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी निकाल सकते हैं। शेष 25% पीएफ खाते में मिनिमम बैलेंस के रूप में बनाए रखना होगा। इसके अलावा पीएफ की निकासी की शर्तों में भी ढील दी गई है। पहले प्री मैच्योर निकासी के लिए सिर्फ 3 जरूरतों पर ही अनुमति थी, लेकिन अब उन जरूरतों को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। सर, ईपीएफओ में बड़ा बदलाव कौन से हैं जिनका असर दिखाई देगा? ईपीएफ में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। करीब 13 से 14 अलग अलग प्रावधानों को एक साथ मिलाकर ईपीएफओ की व्यवस्था को सहज करने की कोशिश की गई, जिसकी मांग चल रही थी। कुछ चीजें ब्रज ने आपको बताई। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विड्रॉल्स को केवल 3 कैटेगरी में डाल दिया गया है। एसेंशियल नीड्स के लिए, मकान बनाने की नीड्स के लिए और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से। ऐसे करीब 12-13 प्रोविजंस थे जिनके लिए अलग अलग पैसा निकाला जा सकता था। इससे क्या हुआ है कि एक पारदर्शिता और एक आसान सुविधा किस कैटेगरी में आपको विड्रॉल करना है। 100% तक विड्रॉल सैद्धांतिक रूप से अलाउड है, लेकिन 25% का हिस्सा पेंशन के लिए रोका जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से आप 75% पैसा इससे निकाल सकते हैं। काफी विड्रॉल्स के नंबर भी बढ़ा दिए गए। ईपीएफ से आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। एजुकेशन विड्रॉल 10 बार तक किए जा सकते हैं, जो मैरिज के लिए विड्रॉल अब 5 बार तक किए जा सकते हैं, जो कि पहले सीमित संख्या में उपलब्ध थे। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, जो शायद इसका प्रावधान सबसे ज़रूरी प्रावधान है, कि 12 महीने की नौकरी के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत कई सारे लोग महसूस कर रहे थे। तो ये एक बड़ा उदारीकरण है। इसके अलावा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में विड्रॉल के लिए कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं तो पहले काफ़ी कागजी खाना पूरी होती थी, लिखना पड़ता था कि खास ज़रूरतों के लिए आपको पैसा चाहिए। और दूसरा ये है कि 100% ऑटो सेटलमेंट का प्रावधान भी ईपीएफओ करने जा रहा है। ईपीएफओ के सुधार काफ़ी अच्छे हैं, प्रोत्साहन परक हैं। देखना होगा कि ईपीएफओ का अपना तकनीकी ढांचा कितना चुस्त और दुरुस्त है इसे लागू करने के लिए, क्योंकि ईपीएफओ के तकनीकी ढांचे को लेकर, अप्रूवल्स को लेकर और ईपीएफओ की वेबसाइट पर पहुंचने वाले लोगों की दिक्कतों को लेकर शिकायतों का बड़ा अंबार रहता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक पहले ही रेपो रेट कटौती को टाल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बैंकों ने अपने स्तर पर ब्याज दर घटाना शुरू कर दिया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक और आईडीबीआई बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधियों के लिए एमसीएलआर की दरों में कटौती की है और ऐसे में इन बैंकों के जो कर्ज एमसीएलआर से जुड़े हुए उन पर ब्याज दर घट गई है। रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली पॉलिसी में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा था। सर, सरकारी बैंकों ने एमसीएलआर घटाई है लेकिन प्राइवेट बैंकों ने नहीं, इतना कंफ्यूजन क्यों है?
लोन में और ब्याज दरों को लेकर बाजार में यकीनन ब्रिज दो तरीके की धाराएं दिख रही हैं। एक तो सरकारी बैंक हैं जो एमसीएलआर के कारण ब्याज दरें कम कर रहे हैं, आप सैद्धांतिक रूप से मान सकते हैं कि उसकी वजह से होम लोन सस्ते होंगे। लेकिन इधर हमने देखा है कि नए होम लोन्स को लेकर और नए कर्जों को लेकर प्राइवेट बैंक्स ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, और ये वही चुनौती है जो फंड की लागत को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि एमसीएलआर जिसका महत्वपूर्ण पैमाना है, क्योंकि उसको वो मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बताता है। तो अभी सरकारी बैंकों के लिए फंड की लागत कम दिखाई दे रही है, निजी बैंकों के लिए फंड्स की लागत ज्यादा है, और इसलिए निजी बैंक अपने कर्ज की दरों में मामूली तौर पर बढ़ोतरी कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट सरकारी बैंकों में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से और एचडीएफसी बैंक की तरफ, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की तरफ से हमने कुछ रियायतें देखी हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि आरबीआई की तरफ से काफ़ी सख्ती भी की गई है हाल फिलहाल में, क्योंकि पिछली पॉलिसी के दौरान और उससे पहले भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिसने करीब 100 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की उसे पास ऑन किया जाना चाहिए। बैंकों को पास ऑन करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर घोषित किया गया है। हम लोगों ने बोनस पॉइंट में विस्तार से इस पर चर्चा की थी। पिछली मौद्रिक पॉलिसी में आरबीआई ने तय किया था कि ऑटोमेटिक पास ऑन कैसे किया जाएगा। ये उस व्यवस्था का भी असर है कि बैंक अब ब्याज दरों में कमी कर रहे हैं, और देखना है कि आने वाले दिनों में इससे होम लोन की मांग में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दूसरा जो तरफ जो बाजार है सस्ते मकानों का, उसमें कोई सक्रियता नहीं दिख रही, बल्कि सस्ते मकान उपलब्ध भी नहीं है, पर ब्याज दरों में कमी होना थोड़े शुरू हुई है। अब बात महंगाई के आंकड़ों पर भी कर लेते हैं। सितंबर के दौरान देश में थोक महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में डब्ल्यूपीआई की दर 0.13% रही, जो अगस्त में 0.52% थी। ईंधन तथा प्राइमरी आर्टिकल्स की कीमत घटने की वजह से सितंबर में डब्ल्यूपीआई में कमी आई। हालांकि इस दौरान मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की महंगाई में हल्की बढ़ोतरी हुई है। उधर सोमवार को आए उपभोक्ता महंगाई दर के आंकड़ों में सितंबर के दौरान उपभोक्ता महंगाई दर 1.53% रही है, जो जून 2017 के बाद सबसे निचला मासिक स्तर है। सब्जियों दालों की कीमतों में गिरावट की वजह से सितंबर में उपभोक्ता महंगाई दर घटी है। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं कि मानसून की वापसी का असर क्या इन आंकड़ों में शामिल है? ब्रिज, जो अगले महीने का आंकड़ा होगा, यानी जो अक्टूबर का आंकड़ा हमारे सामने आएगा, उसको लेकर काफी उत्सुकता है और दिलचस्पी है महंगाई के आंकड़ों को लेकर, क्योंकि वहां दो ऐसे फैक्टर हैं, दो ऐसे कारक हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आरबीआई या बाकी जो बाजार को परखने वाले लोग हैं या आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो थोड़ा अपनी फिंगर्स क्रॉस किए हुए हैं। लेट मानसून का रिवाइवल, मानसून का की लेट विड्रॉल, देश के बड़े हिस्से में जरूरत से ज़्यादा बारिश, बाढ़ की स्थिति, कई फसलों पर असर, ये सब हम आपको बोनस पॉइंट में बताते रहे हैं। खासतौर से दलहन की फसल, तिलहन की फसल पर बड़ा असर पड़ा है, और इस असर को अभी इस महंगाई के आंकड़े में रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। तो दालों और तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा है, जो शायद अक्टूबर की महंगाई में हमें रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत। धान की कीमतों का क्या होगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से भी अनुमान नहीं आए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में, पंजाब में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देर तक बारिश का असर हमें फसल पर दिखाई दिया, जो अंततः महंगाई के ढांचे में दिखाई देगा। लेकिन इसके बराबर एक और फैक्टर है जो इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वो जीएसटी की कटौती है। क्योंकि सितंबर के अंत से जीएसटी की कटौती लागू हुई थी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं या जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कीमतें कम होने की संभावना है, उसका असर भी हमें महंगाई के आंकड़े में अक्टूबर में दिखाई देगा। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, ऐसा माना जा रहा है। अक्टूबर के आंकड़े में फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा बढ़कर दिखाई आएगा। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों की महंगाई, कपड़ों की, बाकी चीज़ों की महंगाई में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है। अगली खबर टैरिफ से जुड़ी हुई है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की कमाई पर चोट पहुंची है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संगठन सिटी के सर्वे के मुताबिक टैरिफ की वजह से इस साल सितंबर तिमाही के दौरान 1/3 टेक्सटाइल कंपनियों का रेवेन्यू 50% तक घट गया है। टैरिफ की वजह से कंपनियों के ऑर्डर भी कैंसिल हुए और उनके पास इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है। एक चिंताजनक भी विषय है। सर, आपसे समझना चाहेंगे टैरिफ का इतना बड़ा असर कैसे दिखाई दे रहा है? ये पूरे टेक्सटाइल उद्योग पर तो असर नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 1/3 वो कंपनियां जिन पर हम लगातार चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं, जिनका बड़ा निर्यात है अमेरिका को टेक्सटाइल और गारमेंट में, उन पर तो स्वाभाविक रूप से इतने भारी टैरिफ का असर पड़ना ही था। तो वो आंकड़ा हमको ये बता रहा है कि 50% के आसपास टर्नओवर में गिरावट आएगी उन कंपनियों पर जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी और जिन्हें अमेरिका के बाजार में बड़ी जगह मिली हुई थी। हालांकि
हालांकि भारत का गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, दुनिया के अन्य बाजारों में भी निर्यात करता है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजार का नुकसान कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो सर्वे में निकल कर आई, जो चिंताजनक है, जिसे शायद सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, कि बहुत सारी कंपनियां, मझोली कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो गई है, ऑर्डर्स फंस गए हैं, इन्वेंट्री फंसी हुई है, नए बाजारों की तलाश इतनी आसानी से नहीं हो सकती। तो टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका के झटके से बड़ी कंपनी से हिला है, बड़ी कंपनियों पर ज़्यादा असर है, पर छोटी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास अभी कोई नए बाजार उपलब्ध नहीं हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जब से ये टैरिफ आए हैं, सरकार ने अभी अपनी तरफ से कोई बड़े प्रोत्साहन की या बड़े समर्थन की घोषणा नहीं की, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ समय में बातचीत से बात बन जाएगी और ये टैरिफ हट जाएंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व दल इसी हफ्ते अमेरिका रवाना होगा। इससे पहले सितंबर में भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ट्रेड डील पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया था। हाल ही में भारत में नियुक्त हुए अमेरिका के नए राजदूत ने भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रेड डील पर फिर कोशिशें शुरू हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है सर? ये कोशिशें हैं, भारत अपनी तरफ से बातचीत का और अमेरिका भी अपनी तरफ से बातचीत का चैनल खुला रखना चाहता है। जो ताज़ी कोशिशें हैं वो जो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के एम्बेसडर हैं जेमसन ग्रियर और सर्गेई गोर, उनके बाद जो यूएस के भारत के एम्बेसडर डिजिग्नेट हैं, इनके आने के बाद ये खिड़की फिर खोलने की कोशिश की गई। पर इसको हमको एक संदर्भ में समझना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण बयान इन्हीं वार्ताओं के एक हफ्ते पहले आए। एक पीयूष गोयल का, वाणिज्य मंत्री का, कि अमेरिका के साथ डील जब हमारी शर्तों पर, हमारी सुविधाओं पर होगी तब हम करेंगे। दूसरा विदेश मंत्री जयशंकर का कि बात बन नहीं रही है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को पर सहमति बनानी है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील अब काफ़ी पेचीदा है और उलझ चुकी है। कोशिश है कि इन वार्ताओं में सुलझाने का कोई रास्ता निकाला जा सके और कुछ विवादित मुद्दों को खिसकाकर एक छोटी मोटी काम चलाऊ डील भी की जा सके, जिससे कि भारत पर 50% टैरिफ है उनको कम कराया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े टफ बार्गेनर हैं और उन्होंने बार बार पिछले एक साल में ये दिखाया है कि वो अपनी बार्गेनिंग के लिए, रियायतें हासिल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो अभी भारतीय पक्ष में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, काफ़ी कॉशियस हैं, काफ़ी सतर्क हैं। और अमेरिका भी अपनी तरफ से तमाम तरीके की पेशबंदी और तमाम तरीके के पैंतरों के साथ ही इस डील पर आगे आएगा। अगर हमको लगता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई हैं और एक अच्छी खासी डील जिसमें भारत का बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसी डील हो जाएगी, इसकी उम्मीद शायद अभी नहीं दिखती। अगली खबर की ओर चलते हैं। गोल्ड की कीमतों में आई तेजी की वजह से सरकार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की देनदारी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। स्कीम को तो सरकार हालांकि बंद कर चुकी है, लेकिन पहले बिके बॉन्ड पर सरकार की देनदारी कई गुना हो चुकी है। इस स्कीम के तहत सरकार ने शुरुआत में जिस कीमत पर बॉन्ड जारी किए थे वहां से कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और अधिकतर निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड रिडीम नहीं कराए हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि एसजीबी के डेट की तस्वीर क्या नजर आ रही है और सरकार की कितनी देनदारी है और देनदारी बढ़ने की वजह क्या है? कि सोने की जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के गले में अब सोने के फंदे की तरह कसता जा रहा है। और ये आंकड़ा, जो ताजे आंकड़े आए, बेहद चौंकाने वाले हैं। जो कर्ज है सरकार का वो करीब 18 बिलियन डॉलर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसकी बड़ी वजह यह कि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों को समझा बुझाकर भी सरकार बॉन्ड बेचने के लिए तैयार नहीं कर पा रही। आंकड़े देखिए, अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ की देनदारी हुई है। 2017-18 में सिर्फ 6,664 करोड़ की देनदारी थी। 8 साल में सरकार की देनदारी 930% बढ़ गई, थैंक्स टू गोल्ड प्राइस। और एक अजीबोगरीब स्कीम, जिसके बारे में बताएंगे कि सरकार कैसे इस स्कीम को लाकर उलझ गई। आउटस्टैंडिंग गोल्ड, जो बकाया गोल्ड है, 126 टन गोल्ड इसमें आउटस्टैंडिंग है। मौजूदा बोझ जो है वो 12,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है और ज़्यादातर बॉन्ड सब इशू प्राइस से 200% से ज़्यादा है। आखिरी ट्रांच सरकार फरवरी में लाई थी, उसके बाद से भाव डबल हो गए हैं और सरकार ने नए बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए और देनदारी कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रॉब्लम यह है कि इस बॉन्ड में ब्रज ये सुविधा थी कि आप इंटरेस्ट की डेट पर
पर 5 साल बाद प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। लेकिन निवेशकों को इस बॉन्ड में जितना फायदा मिल रहा है वो शायद किसी और स्कीम में नहीं मिला, ना स्टॉक मार्केट में ना बाकी जगह। एक तो गोल्ड की कीमतों की बढ़ोतरी के कारण उनके रिटर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड 25%, 30% इसी साल महंगा हो चुका है। कई सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन पे 200% से ज्यादा का रिटर्न है। और दूसरी बात, इस पर एक इंटरेस्ट रेट भी सरकार देती है 2.5% का। तो ज्यादातर इन्वेस्टर 8 साल तक बॉन्ड होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी 8 साल की अवधि है। इसलिए केवल 5 से 8% बॉन्ड रिडीम हो रहे हैं। बल्कि सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स की खरीद बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि गोल्ड की बुल रन बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा गोल्ड में कीमतें बढ़ेंगी और उनको और ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और इसलिए ये पूरा का पूरा SGB या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि जब तक 8 साल की अवधि पूरी नहीं होती आप निवेशकों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने बॉन्ड वापस बेच दें। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर ये स्कीम सरकार के फायदे में रही है या नुकसान में? देखिए, ये स्कीम सरकार जो लाई थी कहीं ना आर्थिक सोच में और योजना में असंगति थी, और बाजार को के मिजाज को शायद समझने की कोशिश नहीं की। दरअसल मार्क टू मार्केट रिस्क इस स्कीम में काफी बड़ा है, और आमतौर पर सरकारें ऐसी स्कीमें नहीं लाती जो मार्क टू मार्केट हो। ये गोल्ड के प्राइस से मार्क की हुई स्कीम थी, और ये स्कीम जिस समय आना शुरू हुई उसके बाद से ही 8 महीनों में पूरी दुनिया में गोल्ड की बुलरन शुरू हुई, जो बढ़ते अब इस स्थिति में आ गई कि हम रिकॉर्ड बुलरन पे बैठे हुए हैं। तो सरकार की देनदारी बढ़ी, कोई हेज नहीं था सरकार के पास, लॉन्ग टर्म का खर्च बढ़ता चला गया, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी सरकार ने एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। रिस्क की कोई हेजिंग नहीं थी। कोशिश क्यों की गई थी SGB को लाने के लिए? पर्पज ये सरकार का था कि भारत में गोल्ड के आयात में कमी होगी, सरकार के लोग गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो फिजिकल गोल्ड बाजार में नहीं आएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। RBI तो रिकॉर्ड गोल्ड की खरीद कर रहा है, यानी भारत में गोल्ड का इंपोर्ट तो लगातार बढ़ रहा है इस स्कीम के बाद से। तो नेट टू नेट ये पूरी की पूरी स्कीम सरकार के लिए बड़े नुकसान का सौदा साबित हुई। और ये अपने आप में केस स्टडी है वित्तीय प्रबंधन की, बजटीय प्रबंधन की, कि सरकारें जब इस तरीके के फैसले करती हैं जहां बाजार को नहीं समझ पाती, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा नतीजा सामने आता है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि चांदी से जुड़ी हुई है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से हाजिर बाजार में चांदी की कीमतों पर प्रीमियम बढ़ गया है। ऊपर से सिल्वर के ETFs में भी प्रीमियम पर ही निवेश हो रहा है। डेरिवेटिव मार्केट के मुकाबले स्पॉट मार्केट में चांदी का प्रीमियम बहुत ज्यादा है। वैश्विक बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर स्पॉट मार्केट का भाव $54 के करीब पहुंच गया और फ्यूचर मार्केट में भाव $53 के नीचे है। सर, आपसे बहुत सारे इसके जुड़े हुए सवाल हैं जो आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले सर बताइएगा कि भारतीय बाजार में चांदी की डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है और प्रीमियम का ये रहस्य क्या है? देखिए, पूरी दुनिया में चांदी की आपूर्ति की कमी है स्पष्ट रूप से। जो लोग नियमित रूप से देखते हैं, अर्थम में हमने विस्तार से इस बार चर्चा की थी चांदी के बाजार की मांग आपूर्ति की, और उसका असर हमें भारतीय बाजार में दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट और फिजिकल मार्केट के बीच जो अंतर है $1 का, वो काफी बड़ा अंतर है। भारतीय बाजार में भी इसका असर दिख रहा है। 2025 के पहले 8 महीनों में भारत में चांदी का इंपोर्ट गिर गया, जबकि डिमांड ज्यादा थी। उसकी वजह यह थी कि सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो 2024 की तुलना में करीब 42% की गिरावट आई, घट के 3,302 टन रह गया। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और 80% जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। ग्लोबल स्तर पे 4 साल की सप्लाई के मुकाबले चांदी की डिमांड ज्यादा है, इसलिए भारतीय बाजार में भी चांदी की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रही। सब जगह स्टॉक घट रहा है, लंदन में भी, US में भी और दुनिया के बाजारों में भी। इस बीच सितंबर 2025 में ETF में रिकॉर्ड निवेश शुरू हो गया। चांदी की कीमतों के साथ ETF चमकने लगे। पिछले साल के औसत का जो मासिक औसत था, उससे 3 गुना निवेश ETF में हुआ, यानी ETF के अगेंस्ट में चांदी की जो जरूरत थी वो बढ़ती चली गई। सिल्वर ETF गोल्ड से 3 गुना ज्यादा बढ़े, क्योंकि इस साल सिल्वर की कीमत 87% बढ़ी और गोल्ड की 65% बढ़ी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बाजार में, वो तो दिखाई ही दे रही। तो जो ETF प्रीमियम का रहस्य ये है कि घरेलू कीमतें इंटरनेशनल कीमतों से करीब 5.7 यानी 6% से 12% तक महंगी है, और ETF खरीदने पर निवेशक 12% एक्स्ट्रा प्राइस दे रहे हैं।
और ईटीएफ में चूंकि अतिरिक्त सिल्वर रखना पड़ता है ईटीएफ को चलाने वाले को, सप्लाई कम है, इसलिए प्रीमियम यहां बढ़ता दिखाई दे रहा है। नए यूनिट बनाने के लिए अब ईटीएफ्स को सिल्वर नहीं मिल रहा है। जब वो यूनिट जारी करें तो उसके बदले उनके पास स्टॉक में सिल्वर होना चाहिए। आर्बिट्राज फेल हो रहे हैं और इसलिए कोटक सहित तमाम फंड्स ने अब लंपसम इन्वेस्टमेंट सिल्वर के ईटीएफ में रोक दिया है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए उनके पास जो धातु है, जो फिजिकल सिल्वर है, वो उपलब्ध नहीं है। ये कहानी है सिल्वर के बाजार की। सर, प्रीमियम बढ़ने की वजह क्या है? क्या कोई ग्लोबल कारण भी है और आगे चलकर क्या स्थिति नजर आ रही है? कि प्रीमियम बढ़ने की बड़ी कारण जो वजह मैंने बताई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सप्लाई में कमी है, और इसके ग्लोबल कारण भी है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर भी माइनिंग में कमी आई है। सिल्वर जो है वो अन्य मेटल्स कॉपर और जिंक की माइनिंग से प्रभावित होती है और अलग अलग माइंस के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर आती है। विश्व के स्तर पर कई सारी माइंस बंद हैं जहां पर जिनके कारण सप्लाई नहीं आ पा रही है। लंदन में सिल्वर की जो उधार की दर है वो 30% से ऊपर निकल चुकी है। तो शिपमेंट की कमी है, एनर्जी और इंडस्ट्रियल मांग सिल्वर की ज़्यादा है और वहाँ बल्क में इसकी बाइंग भी हो रही है, और इस वजह से रिटेल बाजार के लिए चांदी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये माइंस ये बाय प्रोडक्ट है बाकी मेटल्स का। तो माइंस में जब बाकी चीज़ों का उत्पादन बढ़ता है तभी इसका उत्पादन बढ़ता है। तो बाकी जो सहयोगी धातुएं हैं, अगर उनकी डिमांड नहीं होगी तो सिल्वर की आपूर्ति नहीं होती है। और स्क्रैप नहीं है, रिसाइकलिंग के लिए चांदी नहीं आ रही। इतनी भारी तेजी पर भी ब्रज, आप देखिए, आप तो नियमित बुलियन चेक करते हैं, इतनी भारी तेजी पर भी भारत में लोग चांदी बेच नहीं रहे हैं। यानी स्क्रैप के लिए, रिसाइकलिंग के लिए चांदी बाजार में नहीं आ रही है। मतलब 1,75,000 के आसपास की कीमतों के बाद भी चांदी बाजार में नहीं बिक रही, और इसलिए सिल्वर से चांदी की कीमतों का परफॉर्मेंस 53% है। फिलहाल अभी आपूर्ति बढ़ने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। हालांकि बाजार को लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी चांदी की आपूर्ति बढ़ेगी बाजार में, तो कीमतें कम होंगी, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर डिमांड और सप्लाई का अंतर काफी बढ़ा दिखाई दे रहा है। और इसलिए चांदी में ये जो बुलिश ट्रेंड है, ये लगातार बार बार घूम घूम कर वापस हो सकता है, क्योंकि भारत को लगभग 5,000 से 6,000 टन सालाना इंपोर्ट की जरूरत है। और जब तक ये इंपोर्ट इस लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा, जो कि 3,3200 टन के आसपास है, तब तक ये चांदी की मांग और आपूर्ति का अंतर हमें बाजार में शायद बना रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। अगली खबर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड बाजार में फ्लेक्सी कैप फंड्स सबसे आकर्षक बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों में आए निवेश की बड़ी हिस्सेदारी फ्लेक्सी कैप फंड्स में गई है। इन फंड्स ने गिरते बाजार में भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया, जिस वजह से निवेशक इन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस वक्त देखा जाए तो। सर, आपसे समझना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ गई है, आंकड़े क्या बता रहे हैं? एमफी के आंकड़ों को जब हमने खंगालने की कोशिश की, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी सूचनाएं, जानकारी, फ्लेक्सी कैप स्टार बनकर उभरे। पहली छमाही में फ्लेक्सी कैप फंड्स में 31,500 करोड़ का निवेश आया, और इस वक्त सितंबर 2025 तक 7,000 करोड़ का एक्स्ट्रा सितंबर में आया है, सभी इक्विटी कैटेगरी में सबसे बड़ा। और अब आपको पता जान के आश्चर्य होगा कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड सेगमेंट में कुल एसेट इसकी 4.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। यानी इक्विटी सेगमेंट में फ्लेक्सी कैप सबसे बड़े फंड बन गए हैं। कैटेगरी का रिटर्न भी बहुत अच्छा रहा है। 5 साल में उतार चढ़ाव के दौरान करीब 21% के आसपास का रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न 18% के आसपास है, और 10 साल का रिटर्न 15 से 16% के आसपास है। पराग पारिक और एचडीएफसी के फंड सबसे अच्छे रिटर्न करने वाले फंड हैं। अन्य फंड से इन्होंने की तुलना में अगर देखें लार्ज कैप फंड और मिड कैप स्मॉल कैप फंड को, तो दोनों तरह से गिरते हुए मार्केट में भी और बढ़ते हुए मार्केट में भी फ्लेक्सी कैप ने लोगों को ज्यादा मदद दी है, ज्यादा सिक्योरिटी दी गिरते मार्केट में, और बढ़ते मार्केट में ज्यादा बेहतर रिटर्न दिए। और इसलिए जब एमफी के ताजे आंकड़े आए तो उसमें हमें दिखाई दिया कि फ्लेक्सी कैप फंड स्टार बनकर सबसे ज्यादा निवेशकों की पसंद बनकर उभरे हैं। और ये भी बताता है हमें कि भारत के निवेशक समझदार हो रहे हैं। वो फंड्स कौन से बेहतर काम कर रहे हैं, उनके भीतर क्या गुण हैं और कैसे उनकी स्कीमें काम कर रही हैं, इसे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इसलिए हमने निवेश के रुख में भी बदलाव देखा है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर फ्लेक्सी कैप फंड इतने चमके क्यों? 3-4 बड़ी चीजें हैं ब्रिजपाल। हालांकि हम लोग जब सिप की टिप हमारा कार्यक्रम है उसमें जाकर दर्शक विस्तार से इसको पूरा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पर 3-4 बड़ी चीजें। एक तो ये मल्टी कैप और थीमेटिक फंड की तरह नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड बड़े, मिड और स्मॉल कैप में फ्रीडम के साथ पैसा लगा सकते हैं। फंड मैनेजर अपनी सोच के हिसाब से फैसला ले लेता है।
एसेट एलोकेशन काफ़ी डायनेमिक है। फंड मैनेजर ग्लोबल रिस्क की जगह के समय लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं, घरेलू रैली में मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगा देते हैं, और इसीलिए हमने जैसा बताया कि गिरावट जब हुई बाजार में तब फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न को बचाया, और जब रिकवरी हुई तो फायदा दिया। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी बेहतर हैं। स्मॉल कैप मिड कैप से कम नुकसान हुआ है फ्लेक्सी कैप फंड में जब बाजार में तेज गिरावट आई है, और इसलिए इन फंड्स की अपील काफ़ी अच्छी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। वैश्विक स्तर पर ट्रेड रिश्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नीदरलैंड ने उसके यहां स्थित चीन की चिप कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। चीन की चिप कंपनी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए नीदरलैंड की सरकार ने आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले कानून को लागू किया है। नीदरलैंड के इस कदम से वैश्विक स्तर पर व्यापार संबंधों में नए टकराव की शुरुआत हो सकती है। माना जा रहा है कि नीदरलैंड ने यह कदम अमेरिका के कहने पर उठाया है। सर, ये पूरा किस्सा क्या है? यह बेहद सनसनीखेज घटना है कल की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसी परिस्थिति देखी गई है। एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है नेक्सपेरिया। इस कंपनी को चीन की विंगटेक कंपनी चलाती है, यह उसकी मालिक है। नीदरलैंड की सरकार ने अचानक एक अपने बहुत पुराने युद्धकाल के कानून का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया, इस पर नियंत्रण कर लिया, और ये कहा गया कि इसमें गंभीर कमजोरियां हैं प्रबंधन में, और ये इसकी जो सेमीकंडक्टर क्षमताएं या तकनीकें हैं वो चीन को एक्सपोर्ट हो सकती है। नेक्सपेरिया जो है वो ऑटोमोटिव कारों, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप बनाती है। और इस फैसले के बाद जितने भी कंट्रोल थे इस कंपनी के, इस चीनी कंपनी के नेक्सपेरिया के, वो सब डच स्टेट को, डच सरकार को के पास पहुंच गए। सरकार ने इसके एसेट्स बेचने को ब्लॉक कर दिया, बिजनेस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए ब्लॉक कर दिया, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को अगले 1 साल के लिए ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विंगटेक की कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई। डच सरकार ने फैसला यह बताकर किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो तकनीकें हैं वो यूरोप के लिए बेहद जरूरी है और ये चीन के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नेक्सपेरिया की वजह से यूरोप की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। बेहद सनसनीखेज है। आप आजकल के दौर में कल्पना नहीं कर सकते कि कोई देश अचानक किसी दिन सुबह कहे कि एक दूसरे देश की कंपनी जो आपके यहाँ उत्पादन कर रही है वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और उसका अधिग्रहण कर लिया जाए और उसे पूरी तरह सरकारी करके नेशनलाइज कर लिया जाए। ये एक बिल्कुल नए तरीके की अप्रत्याशित प्रक्रिया की शुरुआत दुनिया के बाजारों में हो रही, जो इस टेकवार का आधार बन रही है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नीदरलैंड का ये कदम इतना ऐतिहासिक क्यों है और इसका असर क्या होगा? देखिए, यह पहला नेशनलाइजेशन है जो किसी टेक कंपनी में किसी विदेशी कंपनी के लिए हुआ, और इसका असर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाएगा। यूरोप में पहली बार निजी प्रॉपर्टी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी और राष्ट्रीय हितों के आधार पर खत्म कर दिया गया और उसका नेशनलाइजेशन किया गया। अब इसका असर यह होगा कि बाकी देशों में, यूरोप के बाकी देशों में भी चीन की कंपनियों की एसेट्स का रिव्यू शुरू होगा। कोई गारंटी नहीं कि दुनिया का कोई और देश भी किसी देश की, दूसरे देश की कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानकर उसका अधिग्रहण कर ले। इसमें अमेरिका का हाथ भी है, क्योंकि अमेरिका के कहने से नीदरलैंड ने अपनी एक कंपनी ASML को इस बात से रोका था कि वो चीन को तकनीक का और मशीनों की आपूर्ति ना करे। हालांकि नीदरलैंड का कहना है कि टाइमिंग संयोग है, हमने इसे अपने हितों के कारण फैसला लिया। और इसके बाद एक नए किस्म का टेकवार शुरू हो रहा है, जिसमें नीदरलैंड, जापान, US और यूरोप के देश चिप सेमीकंडक्टर का एक गुट बना रहे हैं, और चीन इनके सामने अलग थलग है। तो चीन इसमें अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, अपने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए फैसले ले सकता है। चीन इस मोहरे पर अगला कदम क्या चलेगा, इस पिसाद पर अगला मोहरा क्या चलेगा, दुनिया को इसका इंतजार है। लेकिन ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है ग्लोबल बाजारों में स्वाधीनता की दृष्टि से और कंपनियों की स्वाधीनता की दृष्टि से। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम खबरों का इतना विस्तृत विश्लेषण करने के लिए, इतना तमाम खबरों का अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बोनस पॉइंट के दौरान दिन भर की जो खबरें आती हैं उसका विश्लेषण अंशुमान सर करते हैं, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और द बोनस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।